एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक टॉम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ढेर सारे मॉन्स्टर्स रह रहे होते हैं और वहाँ पे वो किसी को मार रहे होते हैं और वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है हमारे पूरे इस एपिसोड्स का। फिर तभी वो उस मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं यहाँ पे वो किस कमीने की बात कर रहा है, हमें वो आगे पता चलेगा। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करने के लिए कुर्राते हैं। फिर तभी जो हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो कहता है कि मैं इस तरह से तो नहीं मरना चाहता था। फिर तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा सा स्नेक आ जाता है, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए करता है। फिर तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो कहता है कि ये सब बहुत समय पहले से स्टार्ट हुआ था। अगर मैं बताना शुरू करूं तो करीब मुझे 15 साल पहले जाना पड़ेगा, जहाँ पर हमारी दुनिया में टॉम्स अपीयर होने लग गए। जहाँ पर उस टॉम्स के अपीयर होने के बाद बहुत बड़े अर्थक्वेक आने लग गए और उस टॉम्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी रिलिक्स। वो रिलिक्स जो एशियन टाइम्स में जब बुक्स में जो लिखी थी बिल्कुल उन्हीं की तरह थी और उनका काम भी उसी तरह हो रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ किया जाता था। उससे पावर भी गेन किया जा सकता था और अलग तरह के एट्रीब्यूट भी पा सकते थे। ऐसे ही ढेर सारे रिलिक्स को ढूंढने के लिए काफ़ी लोग उन सारे टॉम्स में गए, अपने ज़िंदगी को जोखिम में डाल के वो सारे जो रिलिक्स थे उन सबको ढूंढने के लिए लग गए। मैं बाकियों के हिसाब से बहुत ज़्यादा लेट में गया था उन सारे टॉम्स में, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मुझे वहाँ पे एक इनक्रेडिबल रिलिक मिल गया। जो रिलिक का काम था वो था कि वो टॉम्स के बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन और जो रिलिक की इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता था। उसका नाम था एस्थेस्टिस्ट रिलिक था उसका नाम। और ये इनक्रेडिबल जब मुझे को मिला ये रिलिक तो मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ अब ये बेकार सी लाइफ मेरी ख़त्म हो जाएगी और मैं अब बहुत अच्छी लाइफ जीऊँगा। इस सब रिलिक के अपीयर होने के बाद जो पर्सन्स थे, इविल पर्सन्स, उन सब ने इन सारे रिलिक्स की हेल्प से एक खुद की एक गवर्नमेंट बना दी, जहाँ पे उन्होंने इन सारे रिलिक्स के यूज़ करने पे बैन लगा दिया और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए काफ़ी पे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई उनसे ज़्यादा पावरफुल रिलिक्स पा जाए और उस सब को यूज़ करने लग जाए। मेरे पास इतना अच्छा स्किल था, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लार्ज कॉर्पोरेशंस में मेरा नाम होने लग गया और मुझे एक टेकी BM कॉर्पोरेशंस ने हायर कर लिया अपने लिए और मुझसे काम करवाने लग गए। वैसे उनके जो काम थे वो उन्होंने मेरे को पहले बता दिया था कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा और उनके काम जो थे वो कुछ नॉर्मल नहीं थे। वो मुझे बहुत बार अपने हाथ गंदे करने पड़े और मेरा जो काम था वो स्मगलिंग था, थीफ था। तो मुझे एक तरह से कह सकते हो कि मैं टॉम्स के अंदर चोरी करता था। जो उन लोग के पास रिलिक्स होते थे मैं उन्हें चुरा के वहाँ से चला जाता था और इसको ला के दे देता था। मैंने अपने स्किल में बहुत ज़्यादा ही मास्टरी करके रखी थी और मैंने एक टीम बनाई थी जिसका लीड मैं उस टीम को कर रहा था। काफ़ी सालों के बाद ये जो CEO था उसे अपने पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिलिक यूज़र माना जाता था और इसको एक टाइटल भी दिया गया था रोज़ नाम का। और इसके पास जो जितनी पावर थी वो सिर्फ हम लोगों की बदौलत थी और जो बाकी के जो गिल्ड्स थे वो जब हम लोग के ग्रुप में आते थे तो वो मेरे को इसी तरह बुलाते थे कि तुम एक ट्रैश हो जो एक डायरेक्टर के नीचे ये सारे काम कर रहा था। लेकिन मैं क्या भी करता क्योंकि मुझे इस दुनिया में सर्वाइव करना था और इस दुनिया में सिर्फ वही सर्वाइव कर पाते हैं जिनके पास पावर रहती है। मैं उस डायरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा लॉयल था, मैं उसके लिए हर चीज़ कर रहा था। लेकिन एक दिन उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। उसने मुझे और मेरी टीम को एक ऐसे डंजन में भेजने का सोचा, एक ऐसे टॉम में जहाँ पर हम सब जाके मर जाए, क्योंकि वो हम लोगों की जो एबिलिटीज़ थी उससे वो काफ़ी ज़्यादा ही जलता था क्योंकि उसके पास वो सारी एबिलिटीज़ नहीं थी। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आने के बाद सारे बीस्टों ने हम लोग अटैक करके मेरे काफ़ी लोगों को मार दिया। और उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो अपने हाथ में एक पत्थर उठाता है और उस स्नेक की तरफ फेंक के बोलता है कि तुमने मेरे इतने ज़्यादा पीपल्स को खा लिया लेकिन उसके बावजूद तुम सेटिस्फाई नहीं हो और अगर तुमने मेरे को खाया तो मैं तुम्हारे पेट में जाके तुम्हें अंदर से मार दूंगा जान से। और उस बास्टर्ड जो उसने मेरे साथ ये किया, मुझे इस डंजन में भेज के, अगर मैं मर गया तो मैं भूत बन के उसकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। मेन कैरेक्टर ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उस टॉम का जो रेलिक रहता है उसकी आवाज़ आती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा शोर मचाते हो। ये सुनने के बाद जो वो रहता है स्नेक, उसे भी ये आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे हट जाता है। फिर तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो कहता है कि क्या अभी तुमने क्या कहा। ये सुनने के बाद जो रेडिक्टर रहता है वो काफ़ी हैरान जाता है और कहता है कि तुम मेरी आवाज़ कैसे सुन पा रहे हो। फिर तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मेरा कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि मैं किसी रेलिक से बात कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि तुम कौन से रिलीजियस हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार से बोल रहा हूँ, प्लीज़ इस स्नेक को मार दो जिसकी वजह
वजह से मैं यहाँ से जा पाऊँ। फिर तभी वो रेलिक बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से जा पाओगे इस बॉडी की हेल्प से, क्योंकि तुम्हें 2 हिस्सों में काट दिया गया है। अगर मैं तुम्हें बचा भी लूँ उसके बाद भी तुम्हारी ये जो लो लाइफ है ये तुम्हें नहीं बचा पाएगी, क्योंकि तुम ब्लीडिंग की वजह से मारे जाओगे। और अब ये तुम्हारे लाइफ का एंड है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा स्किल था, लेकिन शायद मुझे लगता है कि तुम बहुत लेट में पैदा हुए, इसी वजह से तुम इस स्किल का पूरी तरह यूज़ नहीं कर पाए और आज इस हालत में हो। फिर तभी ये सुनने के बाद वो जो मेन कैरेक्टर रहता है वो कहता है कि मैं अपनी इस लाइफ को जीना चाहता हूँ और मैं उस पर्सन को नहीं छोड़ूंगा जिसने मुझे इस टॉम में भेजा था। ये सुनने के बाद वो जो रेलिक रहता है वो कहता है तुम वाकई में शानदार हो और मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ कि तुम अपनी गलती को सुधार सकते हो और तुम्हें अब यहाँ का इस पूरे रेलिक का किंग बनना है और तुम्हें ही इसका थ्रोन लेना है। उसके बाद वो एक क्रो रहता है वो रेलिक और बहुत ज़्यादा रोशनी पैदा करता है। फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, मैं अपने कैरेक्टर को दूसरी जगह दिखाया जाता है जहाँ पर वो इसी क्रो के बारे में सोच रहा था और वो अपने पैरों की तरफ देखता है तो वो कुछ अचानक से खड़ा हो जाता है डर के मारे। वो कहता है कि मेरे पैर यहाँ कैसे वापस आ गए और फिर वो अपनी बॉडी को टच करके कहता है कि मेरे वो सारे घाव भी अब मिट चुके हैं और मैं पूरी तरह सही हूँ। और फिर वो अपने आसपास देखता है जहाँ पर जो लोग रहते हैं वो उसी को देख रहे होते हैं और फिर उसे याद आता है कि ये एक पुलिस स्टेशन है और फिर वो चुपचाप बैठ जाता है। फिर तभी वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर रहता है उससे पूछता है कि सर आप इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं, मैंने आपसे आपकी आइडेंटिटी मांगी है, सर आप बस मुझे अपना नाम बता दो। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा होता और वो उस बर्ड के बारे में सोच रहा होता है कि क्या वो सपना था कि क्या था वो। फिर तभी जो बाकी पुलिस ऑफिसर रहते हैं उसमें से एक बंदा कहता है कि कितना ज़्यादा परेशान नायक चीज़ है, मुझे जल्दी से ये सब ख़त्म करके घर जाना है। फिर तभी उसके बगल वाला पुलिस ऑफिसर बोलता है मैं तो पहले से हार मान गया हूँ इस लड़के से और वैसे भी ये 2025 है जहाँ पर हम लोग घर नहीं जा सकते, इस तरह का इस साल को कहा जाता है। हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है वो इस ईयर को सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या ये 2025 है, लेकिन ये कैसे हुआ। और जब वो कैलेंडर की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो 2025 में आ गया। और फिर जब वो अपने लेफ़्ट साइड देखता है तो वो उसी लड़के को देख के कहता है कि हाँ याद आया, ये तो वही लड़का है जो टल्ली होके मेरे को रोड साइड मेरा मिला था और मेरे से फ़ाइट करने लग गया था। और हमारे मेन कैरेक्टर को बिलीव नहीं हो रहा होता कि वो 15 साल पीछे आ गया है और उसी के बारे में सोच रहा होता है। फिर तभी उससे उस बर्ड की वापस आवाज़ आती है और वो कहती है कि तुम्हें इस बार रेलिक का किंग बनना है। और ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि हाँ अब मुझे सब समझ आ रहा है, ये 15 साल 2025 की बात है जहाँ पर अभी भी रेलिक जो हैं और टॉम्स हैं वो अभी अपीयर नहीं हुए हैं। और वो चीज़ और ये चीज़ सोच के बहुत खुश हो रहा होता है और वो कहता है कि मेरे पास अब इन सब की नॉलेज है और मैं अब सब सारे जो रेलिक्स हैं सबको बहुत जल्दी ढूंढ सकता हूँ। और फिर वो कहता है एक स्माइल देके कि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। और जब ये दुनिया उस सारे रेलिक्स के पावर के अंदर आ जाएगी तब ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी जो मुझे सरपास कर पाए। सबसे पहली बात कि मुझे ये जो टॉम्स के अंदर मुझे कोई भी फियर नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि उन सब टॉम्स के अंदर क्या क्या होने वाला है। और दूसरी बात मुझे उस सीईओ से भी अपना हिसाब चुकता करना है। और तीसरी बात जब मैं मरा था तो मैं अचानक से 15 साल पीछे आ गया, यही सब वो अपने दिमाग में सोच रहा था। और वो कहता है कि मुझे ये मेरा फर्स्ट चांस है कि मुझे इतना अच्छा चांस मिला है मेरे लाइफ में। फिर तभी वो जो आंटी रहती है उसको आवाज़ लगाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें कब से इतना बोली जा रही हूँ और जो पुलिस ऑफिसर है तुम्हारी डिटेल्स मांग रहे हैं तो लेकिन तुम अपनी डिटेल्स भी नहीं दे रहे हो, और क्या तुम जेल जाना चाहते हो, और जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया है अगर वो कोई सीरियस चीज़ हो जाती है तो क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। फिर तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो ये चीज़ सोच के कभी ज़्यादा कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है और वो और कह रहा था कि मैं उस दिन को नहीं भूल सकता। उस दिन उस लड़के ने ही मेरे से लड़ाई की थी और मैंने बस उसके ऊपर थोड़ा सा अपना हाथ उठा दिया था तो वो नाटक करने लग गया था कि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई। लेकिन मैंने उसकी आंटी के सामने झुक भी गया था और मैंने उससे कहा था कि अपने कंपनसेशन का जो अमाउंट है उसे थोड़ा सा कम कर दें क्योंकि मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और वो कहता है कि मैं अपने मन में कहता है कि मेरे पास अभी भी कोई भी पैसे नहीं और ना ही मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है और ना ही मेरे पास मेरे रिलेक्स हैं जिसकी वजह से मैं कोई इनकम कर पाऊँ। और वो उस और लड़की की बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। फिर तभी वो लड़की गुस्से से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को इस तरह इग्नोर करने की, और वो उसे थप्पड़ मारने का अपना हाथ आगे करती है। फिर तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो अपने इंस्टेंट की वजह से उसके हाथ को वहीं पकड़ लेता है और वो अपने मन में सोचता है कि लेकिन मेरी सारी पावर्स मेरे चली
गई, लेकिन मेरे पुराने जो 15 ईयर्स बाद की जो मेरी मेमोरीज़ थी वो सब मेरे पास है। और मैंने इतनी ज़्यादा फाइट्स की थी कि मेरी बॉडी अब अपने से ही काम करने लग जाती है। यानी मेरे पास एक एडवांटेज पॉइंट है। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से कहता है कि ये सब तुम्हारी बेटी की गलती थी, उसी ने मेरे ऊपर अटैक किया और वो ही ड्रंक था, और जैसी माँ है वैसी बेटा भी है। और वो उसका बेटा रहता है, वो चीज़ सुनी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे उसे पंच मारता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उसको डॉज कर लेता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ने के बाद उसे उठा के ज़मीन पे पटक देता है। और ये देखने के बाद जो वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर रहते हैं वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मेरी जो बॉडी है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हल्की होगी, शायद ये जो उस रेलिक का जो पावर था जिसकी वजह से मैं 15 साल पीछे आ गया, उसकी वजह उसका रिएक्शन की वजह से हो रहा होगा। फिर तभी पुलिस ऑफिसर कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पे पुलिस ऑफिस में ये सब क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे सीन क्रिएट कर रहे हो। फिर तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम मुझे जेल में लॉक कर सकते हो। जो उस लड़के की मदर रहती है वो चीज़ सुन के काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। फिर तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और जो पुलिस ऑफिसर रहते हैं वो लोग उसे जेल में डाल देते हैं। और वो कहता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जेल में हूँ या ना हूँ, लेकिन जैसे रेलिक शो ऑन अप करेंगे तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ भी नहीं रहेगा। और वो यही सब जेल में बैठ के सोच रहा होता है। और गाइस हमारी एपिसोड आज यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और नहीं पसंद आई तो ना करें। थैंक यू गाइस।